हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सीएमए फाइनल का हम लोग क्या कर रहे थे, अपना फ्री क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एसपीएम एंड बीबीएम पेपर नंबर 20, दो स्टडी नोट नंबर हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 2, इंक्लूडिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना स्टडी नोट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म परफॉर्मेंस एनालिसिस। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं 100% ये स्टडी नोट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें सीएमए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स और सीएमए इंटर की, अगर हम ओएमएसएम की बात करें और कॉस्टिंग की बात करें, कुछ कुछ पोर्शन, तो ऑलरेडी 100% ऑलमोस्ट इसका हम कोर्स करिकुलम जो पढ़ चुके हैं। इन लोगों ने क्या किया है, फाउंडेशन का भी कंटेंट मिलाकर, इंटर का ओएमएसएम का भी कंटेंट मिलाकर, इंटर की कॉस्टिंग का भी कंटेंट मिलाकर एक चैप्टर बना दिया। तो बहुत बड़ा चैप्टर आपको लगेगा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं इसको जो है इसका ओवरव्यू देखेंगे। इन डेप्थ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाउंडेशन में। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यस, ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो एक एक लाइन तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर इन लोगों ने बढ़ा दिया भाई। फाउंडेशन का इतना सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने, डिमांड मार्केट को एक साथ मिला दिया इन्होंने। ओके, कॉस्टिंग के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला दिए, बट हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। मार्केट और डिमांड क्या है, सिंपल सा, सब पहले हम समझते हैं डिमांड क्या है। जब भी हम कोई सामान को खरीदते हैं तो सिंपल सा उसको हम डिमांड बोल देते हैं। मार्केट का मतलब वो प्लेस जहां पर बायर जो है सामान को खरीदता है और सेलर जो है वहां जो है अपना सामान बेचता है। मार्केट का मतलब वो प्लेस जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, बायर सामान को खरीदने के लिए और सेलर सामान को बेचने के लिए। डिमांड का मतलब जब कोई कस्टमर सामान को खरीदता है उसकी डिमांड है। डिमांड कम है, ज्यादा ही सारी चीजें देख लेंगे। डिमांड दो तरह की होती है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, जब वो केवल एक व्यक्ति जब हम केवल एक व्यक्ति के बारे में एनालाइज करते हैं कि वो कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदता है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में जब जानना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे व्यक्तियों की डिमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाता है। या बोल सकते हैं मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं, अगर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं भाई उन्होंने कितना सामान क्वांटिटी खरीदा, कितने प्राइस पर क्या खरीदा, तो मेरा मार्केट डिमांड कहलाया जाएगा। डिमांड शेड्यूल सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला इंडिविजुअल डिमांड, मान लीजिए मैंने बोला इंडिविजुअल डिमांड, तो एक व्यक्ति, मान लीजिए प्राइस जो है 5, 2, 3 क्वांटिटी, मान लीजिए 10 था। प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। कोई चीज हम आगे देख लेंगे। ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की क्वांटिटी है तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और जब इस चीज को हम लोग टेबल की फॉर्म में रख देते हैं भाई कितने प्राइस हैं, कितनी डिमांड है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अगर केवल एक व्यक्ति की डिमांड, अगर एक व्यक्ति का डेटा है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बहुत पहले हम फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, 11th-12th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, फिर भी एक बार देख ले रहे हैं, मैं फटाफट से क्विक करा दे रहा हूँ। जब यहाँ पर मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स, इन सब का हम लोगों ने टोटल कर लिया, 35, 30, 25, 20, 15, ये यहाँ पर आ जाएगा टोटल, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। ओके, ये तो हमारा हो गया। जब हम टेबल फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति का है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बहुत सारे व्यक्तियों का अगर टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी हम टेबुलर फॉर्म को जब हम ग्राफ की फॉर्म में दे देते हैं तब उसको हम बोल देते हैं कर्व, डिमांड कर्व। वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा या फिर वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा या फिर वो मार्केट डिमांड कर्व होगा। अब है डिमांड के फैक्टर। डिमांड के फैक्टर बोलता है कमोडिटी का प्राइस जो है उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम एक बस ओवरव्यू कर ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अगर मान लीजिए दोनों ना सिमिलर होते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब अगर एक प्रोडक्ट महंगा हो गया तो हम उसको छोड़ देंगे, दूसरे प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इनके जो गुण होते हैं ना एक दूसरे में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं,
एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं कि अगर हम इसकी जगह अगर हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें कोई ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादातर एग्जांपल के लिए टी और कॉफी, सपोज मान लेते हैं कि टी मान लीजिए एक कप, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 100 है, और कॉफी भी मान लीजिए 100, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, समझ लेना, प्राइस आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मान लीजिए दोनों के सिमिलर प्राइस है तो बंदा कुछ भी यूज कर सकता है। मान लीजिए अगर टी के प्राइस अगर 200 हो जाए, कॉफी के अभी भी 100 है, तो कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, कॉफी को ज्यादा परचेज करेगा। सिमिलरली अगर 100 की जगह अगर 50 हो जाए टी के प्राइस और कॉफी के 100 के 100 है, तो क्या करेगा कंज्यूमर, अब टी को ज्यादा यूज करेगा। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब कि अगर एक, इसे को ना एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अपोजिट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक बेहतरीन एग्जांपल समझ लेते हैं, कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग ऑटोमेटिक जो है कार जो है वो कम परचेज खरीदेंगे, तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर इंक महंगी होगी तो पेन जो है वो की जो मांग है वो कम हो जाएगी। इनकम ऑफ द हाउस होल्ड फैक्टर डिमांड करता है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो और ज्यादा से ज्यादा, अगर इनकम ज्यादा होगी कंज्यूमर की तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है गुड्स को परचेज करेगा। अगर इनकम कम होगी तो वो गुड्स को कम से कम परचेज करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर को जो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, पसंद है, वो उनको ज्यादा और परचेज करेगा। द अमाउंट एनुअली स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल प्रमोशन, ज्यादा जितना आपने ज्यादा, ये माना जाता है कि आप जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन करोगे तो आपकी सेल के होने के ज्यादा चांसेस है। अब जैसे दिखा होगा बायजूस हो गया, वो अपनी एड करवाता है शाहरुख खान से। अभी फॉर एग्जांपल जो भी विमल का हो गया, वैसे तो ये नाम एग्जांपल लेना ही बहुत बेकार है। तो आपने देखा कितना उनका रेवेन्यू होता होगा कि वो एक ही एड के लिए अजय देवगन और शाहरुख खान और सोचिए अक्षय कुमार, तीनों को जो है वो उनको पैसा दे सकते हैं, तो इतना कितना इनकम होगा। तो एडवर्टीजमेंट से ऑटोमेटिकली क्वांटिटी पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड, ये मैथमेटिकली फंक्शन के थ्रू दिखा देते हैं। प्राइस हो गया प्रोडक्ट का, सब्सटीट्यूट का, कंप्लीमेंट्री का, इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है, या नेगेटिव रिलेशनशिप बोल दीजिए। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है आदमी कम खरीदेगा, और अगर प्राइस कम होगा तो आदमी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा परचेज करेगा। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड, इसकी एक्सेप्शन होती है गिफन गुड्स या गिफन पैराडॉक्स बोल दीजिए। कहने का मतलब सिंपल सा, नेसेसरी गुड्स में ना चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो, हम लोग उतना ही परचेज करेंगे जितना हमको ओरिजिनली परचेज करना होता है सामान को। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो होता है सॉल्ट यानी नमक। सॉल्ट मान लीजिए 22 रुपए पर केजी है, टाटा मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर वो 30-35 भी हो जाएगा तभी भी हम नॉर्मली एक या दो थैली जो लेते हैं महीने की उतनी ही लेंगे। और अगर 22 से अगर 5 रुपए भी हो जाए तभी हम उतना ही लेंगे, क्योंकि ना सॉल्ट नेसेसरी गुड्स है कि हमें चाहिए ही चाहिए जितना क्वांटिटी। प्रेस्टिशियस गुड्स के केस में क्या होता है कि जो कंज्यूमर है ना वो ज्यादा से ज्यादा प्रेस्टिजियस गुड्स, यानी जो मान लीजिए थार गाड़ी हो गया, BMW हो गई जो, या डायमंड हो गए, इन चीजों में ये रूल होता है कि जो ये जितने ज्यादा महंगे हो ना प्रेस्टिजियस गुड्स, कंज्यूमर जो है महंगी चीजों को ज्यादा खरीदता है ऐसे केसेस में। यानी इनके केस में प्राइस भले कितना बढ़ जाए वो उन्हीं की क्वांटिटी को ज्यादा परचेज करेगा। तो डिमांड का जो रूल है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, उसको जो है ये इसकी एक्सेप्शन है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का रूल सिंपल सा है, अगर हमको लगता है कि भविष्य में किसी क्वांटिटी के प्रोडक्ट का रेट अगर बढ़ेगा स्पेक्युलेटिव बिजनेस के केस में, तो हम लोग उसको फिर भी खरीदना लगे। मान लीजिए अगर हमें लगता है कि भाई अभी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपए आने वाले समय में 200 हो जाएगा, तो हम फटाफट से खरीद लेते हैं ताकि हम आगे जाकर उसको बेच दें। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल का मतलब होता है द लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट ऑपरेट इन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल ड्यूरिंग द प्रॉस्पेरिटी पीरियड। प्रॉस्पेरिटी पीरियड में क्या होता है, जो प्रॉस्पेरिटी का जो पीरियड होता है यानी जहां पर आपकी कमाई अच्छी होती है, तो उस केसेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस कितने भी ज्यादा महंगे हो जाएं आप खरीदोगे उसके। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर,
ignorance of the consumer, the law of demand is not applicable in case of ignorant consumer. अगर मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता है कि उसको, उसके माइंड में ये बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया होगी जिसका प्राइस जो है ज्यादा होगा। अगर ज्यादातर कंज्यूमर के माइंड में ये भी बात होती है कि जो प्रोडक्ट जितना महंगा होगा, तो उस केस में क्या होता है, वो जिस प्रोडक्ट का प्राइस जितना ज्यादा होता है उसकी क्वांटिटी बहुत नहीं ज्यादा खरीदता है। यहाँ पर वो देखता है कि जिसके प्राइस ज्यादा है उसी गुड्स को वो परचेज करता है। इनकम डिमांड, सिंपल सी बात है, इनकम डिमांड का मतलब होता है ये इनकम और डिमांड के बीच जो रिलेशनशिप दिखाता है उसको हम बोलते हैं इनकम डिमांड। जब हम इनकम और डिमांड को टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं तो हमारा हो जाएगा शेड्यूल, और उसको अगर हम डायग्राम की फॉर्मेट दे दे तो होता है हमारा कर्व। इनकम का सिंपल सा रूल होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी 100 से 200 हुई तो क्वांटिटी हम, यानी अगर किसी व्यक्ति की कमाई ज्यादा बढ़ेगी, सैलरी ज्यादा बढ़ेगी, तो वो जो है क्वांटिटी ज्यादा परचेस करेगा। तो 100 से 200 अगर मान लीजिए उसकी सैलरी हुई तो क्वांटिटी जो है 50 से 100 हो गई, और 200 से 300 अगर इनकम बढ़ गई तो 100 से 150 उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी परचेस कर ली उसने। इनकम और डिमांड के बीच, जो क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। कुछ रिलेशनशिप, कुछ इसकी भी एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन होगी इंफीरियर गुड्स, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट, अगर हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हम अच्छी क्वालिटी के सामान को खरीदेंगे। सो उस केस में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स एक्सेप्शन है। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड जो होता है मेनली जो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स और उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते। सब्स्टिट्यूट को एग्जांपल से समझते हैं, टी और कॉफी से। मान लीजिए, मान लेते टी के एक कप की जो है प्राइस 100 रुपए, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। कॉफी का भी प्राइस जो है 100। वैसे नॉर्मली कॉफी का प्राइस जो जनरली ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉफी, ये तो हमको पता ही है, क्योंकि कॉफी जो है थोड़ा प्रेस्टिजियस है इन कंपैरिजन टू टी। फिर भी हम मान लेते हैं चीजों को समझने के लिए। अगर मान लीजिए टी के प्राइस अगर 150 होंगे, टी अगर महंगी हो जाएगी, पहले दोनों बराबर थे 100 रुपए, अगर टी अगर 150 रुपए का एक कप मिलेगा तो जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, वो कॉफी को ज्यादा परचेस करेगा। अगर हम समझ लेते हैं कि अगर यहीं पर अगर टी के प्राइस अगर 50 हो जाए 100 की बजाय, तो अब जो है कॉफी महंगी है, तो जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, वो टी को ज्यादा परचेज करेगा। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। अब पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। इसको हम दो एग्जांपल से समझ लेते हैं, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं हम पेट्रोल और कार ले लेते हैं, जो नॉर्मली ज्यादातर देखा जाता है। अगर करंट सिनेरियो में due to the you can say due to the war of Ukraine and Rus, we are seeing that the, you can say, the crude oil prices are increasing like petrol also. So अगर पेट्रोल के प्राइसेस नॉर्मली हम रूल ले लेते हैं, एक्सेप्ट चलिए छोड़ दीजिए वॉर को भी, पेट्रोल के अगर प्राइस जो है वो बढ़ेंगे, पेट्रोल के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कार जो है वो आदमी जो है कम परचेज करेगा। यही एग्जांपल है कि जो इलेक्ट्रिक कार जो है या इलेक्ट्रिक बाइक, जो टू व्हीलर हो गए, वो ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है, बट फिर भी। सो पेट्रोल के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो आदमी है कम से कम कार जो है वो परचेज करेगा। वो सोचेगा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लेता हूँ, पहले मैं कार परचेज करूँ, पेट्रोल डलवाऊँ, मेंटेनेंस करवाऊँ उसको क्वार्टरली, मंथली, और उसके अलावा फिर मुझे मान लीजिए टोल भी देना पड़ेगा, तो सबसे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना कर लूँ। अब हम पढ़ लेते हैं एक्सेप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सिंपल है, अगर डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड में अगर चेंजेस हो रहे हैं, अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो उसको हम एक्सपेंशन बोलेंगे, अगर डिमांड कम हो रही है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। सिंपल सा फंडा, ज्यादा ना कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे पता है ऑलरेडी आप लोग सब पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करा रहा हूं थोड़ा स्पीड में। अगर मान लीजिए डिमांड में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है किसी भी कारण से अदर देन प्राइस, डिमांड में चेंज होता है अदर देन प्राइस, सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है, अदर देन प्राइस, तो उस केस को हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और अगर डिमांड कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
अब हम अगला पढ़ लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है चेंज को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है चेंज को, यानी सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, चेंज इन डिमांड नॉर्मली डिवाइड में चेंज इन प्राइस। डिमांड में कितना चेंज हुआ है उसके फलस्वरूप प्राइस में कितना चेंज हुआ है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट चीजों में लिखा है कि चेंज इन डिमांड डिवाइड में चेंज इन प्राइस। तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, पहले का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिंपल सा फंडा है, डिमांड में चेंज डिवाइड में प्राइस में चेंज। इनकम के केस में क्या हो जाएगा, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं आगे भी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 5 तरह की होती है। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड आपकी इन्फिनिटिव है, प्राइस चाहे कोई हो डिमांड पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, उसको इन्फिनिटिव डिमांड है उसकी, वो होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड आपकी कांस्टेंट है, आपके जो है प्राइस में प्राइस कम हो ज्यादा हो, अगर आपकी डिमांड पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, वो हो जाएगा मेरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ED01। ये थोड़ा साइन देख लिया करो, एक एक नंबर में कई बार आ जाते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अगर मान लो चेंज इन डिमांड जो है वो ज्यादा है चेंज इन प्राइस, तो मेरा रिलेटिव इलास्टिक हो जाएगा, यानी डिमांड जो है वो ज्यादा है प्राइस की तुलना में, ED greater than 1। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, अगर प्राइस में ज्यादा चेंजेस है इन कंपैरिजन टू डिमांड, यानी ED जो है वो लेस देन प्राइस या लेस देन 1, तो हमारा होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी जितना बराबर चेंज होगा डिमांड में और प्राइस में, तो होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी चेंज इन डिमांड डिवाइड में चेंज इन इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड डिवाइड में चेंज इन इनकम। ये पांचों सेम वही जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब भी क्रॉस का नाम आ जाता है तो दो चीज याद रखना, सब्स्टिट्यूट के बारे में बातें करेगा और कंप्लीमेंट्री के बारे में। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स और प्राइस वाई, है ना, किसी एक का प्राइस में चेंज होगा तो दूसरी की क्वांटिटी में चेंज होगा। देखना एक्स के क्वांटिटी ली है हमने और वाई का हमने प्राइस लिया है, सेम वही होती है। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीन मेथड का यूज किया जाता है, परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड और डायग्रामेटिक मेथड, जिसको हम पॉइंट और आर्क मेथड बोलते हैं। परसेंटेज मेथड सिंपल सा, चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, एक प्राइस पर यूनिट इनटू में क्वांटिटी बॉट, यानी एक यूनिट का प्राइस कितना है इनटू में क्वांटिटी बॉट, इसको हम टोटल आउटले और टोटल रेवेन्यू भी बोलते हैं हम इसको। टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू में क्वांटिटी बॉट। डायग्रामेटिक मेथड, डायग्रामेटिक मेथड सिंपल आज की दो मेथड है, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी। अब देख लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस, एक या दो नंबर में कई बार आ जाता है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब था व्हाट इज प्रिपेयर्ड टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। सपोज कंज्यूमर कंज्यूमर जो है उसने कोई, मान लीजिए कोई जींस की एग्जांपल ले लेते हैं, चलो जींस पैंट्स की जींस, दुकानदार से पूछ चलो दुकानदार से पूछ क्या है कि कितने का जो है वो जींस पड़ेगी, तो दुकानदार ने सोचा कि बोला कि 1200 की पड़ेगी जींस, एग्जांपल के लिए बोला चलो 2000 रुपए की जींस पड़ेगी। ओके उसने कहा मैं कल ले लूंगा, कंज्यूमर ने कहा मैं कल ले लूंगा, तो घर में उसने क्या 2000 रुपए वो लेकर गया कि मुझे अगले दिन लेना है। जब वो गया
तो दुकानदार ने बोला कि रेट इसके कम हो गया, 1700 रुपये ही पड़ेगी अब आपको। सो कंज्यूमर पे कितने, कंज्यूमर जो कितना पे करना चाहता था, दो मतलब कितना पे करने के लिए रेडी था, 2000, लेकिन जब रेट सस्ते हो गए तो एक्चुअली में उसने कितना पे किया, 1700। तो यहाँ पर जो 300 रुपए हैं, ये 300 रुपए मेरे क्या कहलाए जाएंगे, कंज्यूमर सरप्लस कराए जाएंगे। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली वांट टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। कितना पे करना चाहता था, 2000 रुपए, उसको पता था कि भाई 2000 रुपए देने, वो घर से लेकर आया था, लेकिन एक्चुअल में कपड़े सस्ते होने के कारण, जींस जो है सस्ते होने के कारण उसको 1700 रुपए पे करना पड़ा। इसका अपोजिट कर लो, वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर लो, तो इसका अपोजिट अगर हम कर लें तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। यदि प्रोड्यूसर कितना हुआ फायदा, मान लीजिए उसने बोल दिया 2000 रुपए, और ये 2000 रुपए मान लीजिए इसने अरेंजमेंट कर ली, 100-200 रुपए होंगे जेब में। जब ये आया तो सेलर ने बोला कि साहब ये ना महंगी हो गई है, जो है आपको 2150 की पड़ेगी। कल जो है वो कंज्यूमर जो है सेलर जो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 2000 मिलेंगे इसके, लेकिन आज जो है रेट महंगा हो गया, तो उसको 2150, तो कितने का फायदा हो गया, 150 का। तो ये 150 हो जाएगा मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस। Expecting future demand of a product is called demand forecasting. Expecting future demand, expecting future demand for a product is called demand forecasting. अगर हम फ्यूचर के लिए फ्यूचर की डिमांड के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो वो मेरा हो जाएगा डिमांड फोरकास्टिंग। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग, एक फैक्टर हो गया मेरा टाइम फैक्टर, और दूसरा लेवल फैक्टर, लेवल में मैक्रो बड़े लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल और फर्म लेवल, जनरल और स्पेसिफिक पर्पस, प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कंपटीशन, कंज्यूमर बिहेवियर। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग के लिए हमारा हो गया, एक मेथड हो गया ओपिनियन सर्वे मेथड और क्वालिटेटिव टेक्निक मेथड, दूसरा हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड और क्वांटिटेटिव टेक्निक मेथड। ओपिनियन सर्वे मेथड और क्वालिटेटिव टेक्निक मेथड को भी तीन हिस्सों में बांटा गया, 100% एन्यूमरेटिव सर्वे मेथड, डेल्फी मेथड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर फाउंडेशन, और तीसरा मेथड है सेल फोर्स ओपिनियन सर्वे और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। दूसरा जो था हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, उसमें हमारा हो गया सिंपल एवरेज, मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, टाइम सीरीज, लीनियर ट्रेंड, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन दो तरह का हो गया, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस इक्वेशन और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी इसी का मेथड है, हो गया बैरोमेट्रिक मेथड हो गया। उसके बाद है मार्केट का टॉपिक, मार्केट का टॉपिक जो है अगले क्लास में करेंगे। ओके, सो मैंने गो थ्रू करवाया है ये इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, वी नीड नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। एक बार ना क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्या पढ़ा है, क्या है इसके अंदर। इसमें तकरीबन 47 के अराउंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो हम फाउंडेशन और इंटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप भी इसको देखा होगा। और फाउंडेशन में ये तो पूरा जो है डिमांड का चैप्टर है, उसके बाद अगला चैप्टर आप मार्केट मान लो। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्टडी नोट नंबर 3, डिमांड का मतलब जब मार्केट में किसी की जब कोई कंज्यूमर जो है वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उस प्रोडक्ट की वो डिमांड कहलाई जाती है। मार्केट का मतलब वो प्लेस जहां पर सेलर और बायर आपस में मिलते हैं, सेलर सामान को बेचने के लिए, बायर सामान को खरीदने के लिए, वो प्लेस मेरा होता है मार्केट। हम क्या करते हैं, मान लीजिए डिमांड जो होती है दो तरह की होती है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा हमारा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब किसी एक व्यक्ति की अगर मैं अलग अलग प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी को खरीदेगा उसको अगर मैं टेबल की फॉर्म में दिखाऊंगा, इस टेबल की फॉर्म में, तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर उसको हम बहुत सारे व्यक्तियों का या मार्केट में जितने भी टोटल लोग हैं उनका अगर हम क्वांटिटी उसकी डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम इसी टेबल को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में दे दें तो मेरा क्या होता है, कर्व होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, मार्केट डिमांड कर्व हो गया। डिमांड का रूल सिंपल सा होता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है।
डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उस क्वांटिटी का या उस जो उस प्रोडक्ट का प्राइस, उसके सब्स्टिट्यूट, उसके कंप्लीमेंट का प्राइस, इनकम डिपेंड करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और कितना आप एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन पे स्पेंड करते हो। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल होता है, प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसकी कुछ एक्सेप्शन होती है, गिफन पैराडॉक्स लाइक नॉर्मल गुड्स, प्राइस बढ़े या कम हो, नॉर्मल गुड्स जितने हम नॉर्मली परचेज करते हैं उतने ही करेंगे, चाहे उसके प्राइस कम हो या चाहे उसके प्राइस ज्यादा हो। प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब होता है, प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में क्या होता है ना, कंज्यूमर जो होता है उसके माइंड में ये होता है, जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा महंगा होगा, लाइक जो महंगी से महंगी कारें होगी, महंगे से महंगे डायमंड हो गए, महंगे से महंगे रिंग्स हो गया, वो जितनी ज्यादा महंगी होगी वो क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रेस्टिजियस गुड्स क्या एक्सेप्शन होती है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस, अगर किसी एक बिजनेस में ऐसा लगता है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बढ़ेंगे, तो हम उस प्रोडक्ट को करंट में ज्यादा से ज्यादा परचेज कर लेते हैं, ताकि अभी जो है कम प्राइस में उसके प्रोडक्ट को हम परचेज कर ले, जब इस प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। ट्रेड साइकिल का मतलब, अगर हमें लग रहा है कि भाई प्रॉस्पेरिटी का पीरियड चल रहा है, तो हम अभी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और आगे चल के बेच देते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर्स के माइंड में ये बात जो है जा चुकी है कि भाई जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा महंगा होगा वो उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा, वो उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, उतनी अच्छी कंपनी का होगा, तो उस केस में क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा महंगे सामान को क्या करता है, खरीदता है। डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। इनकम डिमांड मतलब सिंपल सी बात है, जब हम टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं रिलेशनशिप इनकम और डिमांड के बीच, तो वो मेरा होता है इनकम डिमांड शेड्यूल, और इसी को अगर हम कर्व की फॉर्म में दिखा देते हैं तो होता है इनकम डिमांड कर्व। ओके, इनकम का रूल सिंपल सा होता है, जैसे जैसे नॉर्मल रूल तो ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आपकी डिमांड जो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसकी कुछ एक्सेप्शन होती है, जो गिफन गुड्स होते, इंफीरियर गुड्स होते हैं, उसमें इसका एक्सेप्शन होता है। क्रॉस डिमांड सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस महंगे होते हैं तो उसकी जगह हम किसी और को यूज कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट होता है। कंप्लीमेंट्री का सब्स्टिट्यूट, टी और कॉफी का मैंने एग्जांपल लिया था, टी के अगर प्राइस बढ़ेंगी तो आदमी कॉफी को ज्यादा परचेज करेगा, और अगर टी के प्राइस कम हो जाएंगे तो कॉफी को कम और टी को ज्यादा जो है यूज करेंगे। कंप्लीमेंट्री का एग्जांपल लेता है पेट्रोल प्राइस, अगर पेट्रोल और कार का एग्जांपल लिया था, अगर पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो आदमी क्या करेगा, कार को कम परचेज करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा। सो ये इन दोनों का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड में चेंज हो रहा है, वो चेंज प्राइस के कारण नहीं हो रहा, अदर देन प्राइस। वो क्या हो सकते हैं रीजन, सब्स्टिट्यूट का प्राइस हो सकता है, इनकम के कारण हो सकता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स के कारण हो सकता है, हैबिट्स के कारण हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण हो सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि रिलेशनशिप दिखाना कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है डिवाइड में प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, proportionate change in demand divide में proportionate change in price is known as elasticity of demand। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह की होती है, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कितना चेंज हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, वो होगा मेरा प्राइस। और अगर इनकम और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि इनकम के बढ़ने या कम होने से कितनी क्वांटिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो होगा मेरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के कारण अगर जो चेंजेस होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पांच तरह की होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सिमिलरली होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड डिवाइड में चेंज इन इनकम, यानी तो डिमांड में चेंज हुआ इनकम के चेंज होने के कारण, वो होगा मेरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी पांच तरह की है।
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन कमोडिटी एक्स डिवाइड में चेंज इन कमोडिटी वाई, यानी एक की क्वांटिटी में और दूसरे के प्राइस में जो चेंजेस को हम दिखाते हैं वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री इसके एग्जांपल्स हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए तीन मेथड है, परसेंटेज मेथड, आउटले मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा डायग्रामेटिक मेथड। डायग्रामेटिक मेथड दो तरह के, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर वांट टू पे और एक्चुअली व्हाट कंज्यूमर पेड। अपोजिट हो जाता है प्रोड्यूसर, व्हाट सेलर, यू कैन सी दैट सेलर और प्रोड्यूसर रिसीव इन एक्चुअली व्हाट ही वांटेड टू रिसीव। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन डिमांड की, वो हमारा होता है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग को इम्पैक्ट करने वाले या इन्वॉल्व होते हैं जो फैक्टर्स, टाइम फैक्टर हो गया, लेवल फैक्टर हो गया। लेवल भी तीन तरह के हो गए आपके, मैक्रो इंडस्ट्री, फर्म लेवल, जनरल और स्पेसिफिक पर्पस फैक्टर, प्रोडक्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कंपटीशन, कंज्यूमर बिहेवियर। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग एक हो गया ओपिनियन सर्वे मेथड, इसको हम क्वालिटेटिव टेक्निक मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मेथड हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको हम क्वालिटेटिव टेक्निक मेथड के नाम से भी जानते हैं। ओपिनियन सर्वे मेथड, जिसका दूसरा नाम क्वालिटेटिव टेक्निक मेथड भी है, इसको फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। 100% एन्यूमरेटिव सर्वे, डेल्फी मेथड, और सेल फोर्स ओपिनियन सर्वे और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। दूसरा जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड और क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गया, सिंपल एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज, टाइम सीरीज, लीनियर ट्रेंड, रिग्रेशन एनालिसिस। और आपका रिग्रेशन एनालिसिस भी दो तरह की है, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, देन साइमल्टेनियस इक्वेशन, बैरोमेट्रिक मेथड। उसके बाद हमारा टॉपिक है मार्केट, और या तो इसको दो लेक्चर में फिनिश कर देंगे या एक लेक्चर में मार्केट को फिनिश कर देंगे हम लोग। स्टडी नोट नंबर जो दो है ना, तीन है ना दोस्तों, ये वाला जो भी हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोग ना पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, दोबारा आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो इसको हम थोड़ा स्पीड में करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि हम बाकी के चैप्टर जो हम लोगों के लिए पहली बार आएंगे उन पर अगर हम ध्यान से फोकस करेंगे तो हमारे लिए वो क्या रहेंगे, बेटर रहेंगे। तो इसीलिए इतना ज्यादा टाइम ना दे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं इसमें, और अगर थ्योरी से कोई क्वेश्चंस आएंगे तो एमसीक्यूज के ज्यादा चांसेस है, बट प्रैक्टिकल के ज्यादा चांसेस हैं इस स्टडी नोट से रिलेटेड। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी या तो दो लेक्चर या अगली लेक्चर में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसके जो थ्योरी का जो पोर्शन होगा रिमेनिंग वो फिनिश कर दें, ताकि हम लोग मूव ऑन हो सकें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड गाइस इन दिस लेक्चर। डू हैव एनी क्वेश्चंस? सो आप क्वेश्चंस को डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और डेफिनेटली आई विल हेल्प। और किसी भी डाउट को अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है या कुछ पूछ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोबारा अगर किसी टॉपिक को कराना तो डेफिनेटली आप बोलेंगे तो मैं उसको करा दूंगा। ओके, so guys, this is all about from my side in this lecture. We will meet in next lecture, so bye everyone.